जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। ये टेस्ट सीरीज जो चल रहा है स्टैटिस्टिक्स जीके का, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपकी जो भी अपकमिंग परीक्षाएं हैं, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो, चाहे बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या झारखंड जेएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, उत्पाद सिपाही या सीजीएल वगैरह, तो इसमें आपको उससे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। बस इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखेंगे और एग्ज़ाम्स में शामिल होने के पहले इस वीडियो को एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा। जहाँ जिस भी एग्ज़ाम में आपको स्टैटिस्टिक्स जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको ज़रूर उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अधिक से अधिक आप लाभ उठाएंगे इसको, तो एक बार आप इसको अवश्य देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त रा पहला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 प्रकार के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के सदस्य देश होते हैं, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। जो अस्थायी होता है वो परमानेंट होता है, और अस्थायी जो होता है इसकी संख्या 10 होती है, और परमानेंट की, अस्थायी की 5 और अस्थायी की 10। ये प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं महासभा के द्वारा, और ये परमानेंट रहते हैं। तो इसमें कौन कौन होता है? वो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और यूएसए है। इनके पास क्या होता है? वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति मतलब निषेधात्मक, मतलब निषेध फलत अधिकार, यानी मना करने की शक्ति होती, विशेष प्रकार की शक्ति होती है। ठीक है। सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब तक सबसे ज़्यादा जो वीटो का प्रयोग किया वो रसिया किया है, ठीक है। और अस्थायी 10 सदस्य में सबसे ज़्यादा बार चुना गया है जापान ने 11 बार, और भारत टोटल 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी मेंबर के लिए चुना गया अब तक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप मिलाइए। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये उदयपुर में नहीं है, ये है रावत भाटा में। तो आपका तो गलत यही हो गया। अब अगले हम लोग पढ़ेंगे, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। कल्पकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटका में। आप सुनेंगे काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो गुजरात में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। भारत का पहला आपको स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछेगा तो कल्पक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पक्कम है, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जो जनक हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। भारत का जो परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए, ज़्यादा लंबा डिटेल वीडियो नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो आप जानते हैं कि भारत में टोटल 8 नृत्य शैली हैं, ठीक है। कौन कौन? तो है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है आपका कथकली, चौथा है मोहिनीअट्टम, पांचवा है आपका ओडिसी, छठा है मणिपुरी, सातवां है आपका कथक, और आठवां है आपका सत्रिया, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया। तो सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक
उत्तर भारत में खास करके उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा में, मोहिनीअट्टम केरला। क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट पे 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है कहाँ? ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर लगभग है। ठीक है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा कौन था? तो तेंजिंग हिलेरी, ये आपके थे। और एक एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। अगर महिला में बात की जाए तो जुब्को तेबई, ठीक है। महिला में कौन थी? तो महिला में आपको सबसे पहले जो चढ़ी थी वो थी आपकी जापान की जुंको तेबई। महिला में अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम चढ़ने वाली जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो थी बैछेंद्री पाल। 1984 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, बैछेंद्री पाल, 1984 ईस्वी में। ठीक है। और जो प्रथम पर्वतारोही थे वो तेंजिंग नार्गे नेपाल के रहने वाले थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की थी और न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और महिला में जो थे उनका नाम था जुंको तेबई जो जापान की रहने वाली थी। लेकिन आपसे प्रश्न वो इसमें नहीं पूछा रहा। तो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार फतह करने वाली महिला कौन है? वो आपका संतोष यादव जी हैं। संतोष यादव जी 2 बार माउंट एवरेस्ट पे मतलब पहुंचने वाली महिला है, पहली महिला। आप देखिए सुमा सिरूर कौन है? तो ये पूर्व भारतीय शूटर है, निशानेबाज की प्लेयर है। सूरज लता देवी भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कैप्टन। ज्योति रंधावा आप जानते हैं, वो फेमस गोल्फर है भारत के। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाटो मैदान किस देश में है? तो आप जानते हैं कि क्वाटो जापान का एक प्रमुख शहर भी है। तो वो मैदान कहाँ है? जापान में। जापान जो है, पहले हम जापान के बारे में जानेंगे। जापान एशिया महादेश का एक देश है। होशु द्वीप पे ये जापान स्थित है। ठीक है। और जो होशु द्वीप है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। इसकी राजधानी टोक्यो है। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत सरकार ने ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया था पिछले साल में। ठीक है। ये हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्वविद्यालय है आपको जापान में। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है। आप जानते हैं कि 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को जापान के क्योटो नामक स्थान पे एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। उसमें क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था जिसके तहत क्या होता था, जो ग्लोबल वार्मिंग से जो जलवायु परिवर्तन जो प्रभावित हो रही थी उसके लिए एक संधि की गई थी जिसमें कि डिसाइड किया गया था तो ग्रीन हाउस गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड के जो इमिशन है उसको रोकने पे, मतलब उसको कम किया जाए। कैसे रोका जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? टेम्परेचर पे वृद्धि होती है। ठीक है। जिससे वायुमंडल वगैरह हमारा ओजोन परत छेद होता है। तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए हुआ था 11 दिसंबर 1997 को। ये आपको इसमें 7 प्रकार के जो फोकस किए गए थे ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो था पहला कार्बन डाइऑक्साइड था, दूसरा मीथेन था, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड था, चौथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स था, पांचवा फ्लोरो था कार्बन्स था। ये आपका सल्फर हेक्साक्लोराइड था और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड था। ये 7 थे इन पे जिस पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो क्योटो जापान। आप चीन की राजधानी जानते हैं बीजिंग। कंबोडिया जो है वो एशिया में एक स्थित देश है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये देश है। चलिए
आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत कौन है उस सेंटेंस, उस वाक्य, मतलब वो कौन सा असत्य है? असत्य को, गलत को छांटना है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षा किया। बिल्कुल सही। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। ये आकाश जो होता है सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 में सेना में शामिल हुआ। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, मतलब सबका सब सही है। ठीक है। अब ये पूछेगा उड़ीसा में जो चांदीपुर है, ये डीआरडीओ द्वारा ये प्रक्षेपित ये सारे कार्यक्रम है, डीआरडीओ इसे बनाई है। ये चांदीपुर चांदीपुर में जगह है जहाँ पे व्हीलर द्वीप है, उसी का नया नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं उसको हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन इसमें गलत है वो छांटना है। तो इस तरह के प्रश्न में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको आता है उसको आप मिलाइएगा। तो इससे क्या होगा, आप नहीं भी आता है तो आप अगर 2-3 ऐसे फाइंड कर लेंगे तो आप आराम से बना लेंगे। तो पहले आप जिसको जानते हैं उसको मिलाने का प्रयास कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर उसी तरह मैं मिला रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी जैसे दिख रहा है 24 दिसंबर, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म तिथि के अवसर पर भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। ये भी सही। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही। 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता है, यही आपका गलत है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा ये। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो 24 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत में अगर राष्ट्रीय शिक्षा की बात करेगा भारत में, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म तिथि के अवसर पर भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, तो यही गलत था। ये क्वेश्चन नंबर 8, रेणुका झील स्थित है। तो रेणुका झील कहाँ है ये आपको बताना है। तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। आसाम का अब जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। राजस्थान के हैं अशोक गहलोत। ये तो आप बेसिक चीज़ जानते हैं। तो रेणुका झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। आसाम का जो प्रसिद्ध जो झील है वो हाफलोंग झील और दीपोर झील है। उत्तराखंड में है सूर्यधरा झील। राजस्थान में कौन सा है, आप सांभर झील। सर्वाधिक खारे पानी का झील भारत में कौन है, ये है सांभर झील। अब भारत का पहला झील, सबसे बड़ा झील कौन है, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर। ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। तो आप पहले समझेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के दरमियान, तो संपूर्ण विस्तार लगभग 2 भागों में बांट गया था। एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। ठीक है। तो कुछ ऐसे देश थे जो ना कि मित्र राष्ट्र की तरफ गए और ना ही धुरी राष्ट्र की तरफ। तो उसमें भारत था, यूगोस्लाविया, मिस्र, ऐसे देश थे। उनके नेताओं ने एक अलग आंदोलन की शुरुआत की, अलग निरपेक्ष एक संस्था बनाया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते थे, जो ना कि आपको मित्र राष्ट्र को सपोर्ट करता था और ना ही धुरी राष्ट्र, किसी के तरफ नहीं था। एक इन्होंने ने उनसे दूरी बना के रख ली, आप कह सकते हैं कि उनसे दूरी बना ली। तो उसमें उनका नेताओं का योगदान था। तो यूगोस्लाविया के जो थे मार्शल जोसेफ टीटो ये थे, मिस्र के कर्नल नासिर, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नैम भी कहते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट।
1961 में हुआ था ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, अब देखिए आपको दिखाई दे देगा, ऑप्शन भी सही। तो डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, तो ये आपका इफेसस में है। ये इफेसस कहाँ है? तो ये तुर्की में पड़ता है ये जगह। ठीक है, आप काठमांडू जानते हैं नेपाल की राजधानी है। ये काठमांडू में क्या है, पशुपति नाथ का फेमस मंदिर है। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है ये जगह, बहुत ही पवित्र स्थल है। और बेथलेहम सऊदी अरब में है मक्का, और बेथलेहम जो है ये आपका यरूशलेम में है। यरूशलेम में यानी ईसा मसीह के जन्म स्थल माना जाता है ये जगह बेथलेहम। क्वेश्चन नंबर 11, नींद का अध्ययन कहलाता है। नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी कहलाता है। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी अध्ययन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइटोलॉजी, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी कोशिका सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, उसे हम लोग साइटोलॉजी करते हैं। क्रोमोटोलॉजी में क्या होता है, रंग का अध्ययन किया जाता है। ये ऑर्थोलॉजी है, इसमें क्या होता है, पंछी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक होता है एंटोमोलॉजी, मतलब कीट वगैरह का अध्ययन किया जाता है। आपने सुना होगा ये ऑस्टियोलॉजी, मतलब हड्डी का अध्ययन, अस्थि का अध्ययन उसमें किया जाता है। ठीक है, आपने नाम नहीं सुना होगा हिस्टोलॉजी, मतलब ऊतक टिश्यू का अध्ययन किया जाएगा। हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी, जिसमें खून ब्लड का अध्ययन किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कुछ चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक तरफ लोक कला दिया और दूसरा तरफ राज्य दिया, मतलब किस राज्य से कौन सा लोक कला संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे है मेहंदी। मेहंदी जो है राजस्थान में बिल्कुल सही है। आपना पहाड़ी क्षेत्र में सही है। अरीपन बिहार में सही है। और चोकपुरना उत्तर प्रदेश, यानी चारों आपस में सही है। तो ये BCD 1 2 3 ऑप्शन सही होगा। तो ऑल ऑफ दीज है, सभी सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं, सही मिलान किया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, मतलब इसमें कौन सा सही है वो बताना है। तो लाल त्रिकोण, तो परिवार नियोजन, आप हॉस्पिटल वगैरह में देख जाते होंगे तो लाल त्रिकोण आपको दिखाई देता हो, क्या होता है, परिवार नियोजन का संकेत है। रेड क्रॉस, ब्लड बैंक के लिए आप जाते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में ब्लड चेक कराने वगैरह के लिए, तो आपको रेड क्रॉस का वहाँ रहता है साइन, देखिएगा। तो डॉक्टरी सहायता या अस्पताल खतरा या यातायात को रोकने का चिन्ह है रेड क्रॉस। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किया था। जो हेनरी ड्यूनेट को शांति का प्रथम नोबेल प्राइज उन्हीं को मिला था, हेनरी ड्यूनेट। रेड क्रॉस की स्थापना संस्थापक थे वो। हरा प्रकाश जो होता है रास्ता साफ सिग्नल, आप देखते होंगे कि यातायात में जब ट्रैफिक में आप फंसे होंगे तो अगर ग्रीन सिग्नल आ जाता है इसका मतलब है कि रास्ता क्लियर है, अब आप आगे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही रेड सिग्नल लगा देता है मतलब वो डेंजर है, आपको रुकना है, रुकने का संकेत देता है। आप रेलवे पे जा रहे होंगे तो प्लेटफॉर्म पे पार कर रहे होंगे, देखिएगा तो रेड कलर दूर से ही आपको दिखाई देता है, वो खतरे का संकेत है, रुकने आपको बोला है, उसका मतलब बोला जा रहा है कि आप रुकिए। और ग्रीन सिग्नल दे रहा है मतलब आप जा सकते हैं। तो इसमें सभी का सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ब्रेन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया। तो आप पहले हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर
टेस्ट ब्रेन ट्रीटी क्या है? ये आया था सबसे पहले 1996 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। आप ऑस्ट्रेलिया नहीं समझेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन एक अलग देश है ऑस्ट्रिया, यूरोप महादेश में पड़ता है, इसकी राजधानी है वियना। यहाँ पे ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो तेल निर्यातक देश है उसका एक संगठन है, उसका भी मुख्यालय इसी वियना में है। ठीक है, इसका मुख्यालय सीटीबीटी का यहाँ पे है। इसमें क्या था, सीटीबीटी के अंतर्गत क्या किया गया था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसमें क्या किया गया कि परमाणु परीक्षण पे प्रतिबंध लगाया गया और उसका प्रचार मतलब आप प्रसार नहीं कर सकते। यानी एक ऐसी संधि जिससे परमाणु परीक्षण पे प्रतिबंध किया गया तथा उसके प्रसार को बंद किया गया, मतलब आप नहीं कर सकते। टोटल इसमें से 183 सदस्य देश हैं जो सीटीबीटी पे हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, तो 1996 में आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। जिन भी देशों ने इस पे साइन किया वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते और उसका प्रसार को फैलाना नहीं है, मतलब उसका बड़े पैमाने पे उसको आप ये नहीं कर सकते हैं, उस पर बैंड है। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 1996। मुख्यालय वियना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये है आपको तिब्बत में है। तिब्बत पामीर का पठार, दुनिया का सबसे बड़ा पठार, ऊंचा पठार पामीर का पठार, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। ठीक है, यहाँ पे है ये दलाई लामा जो भारत में आए थे तिब्बत से ही, तिब्बती गुरु दलाई लामा। ठीक है, अब थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। फिलीपींस की राजधानी मनीला, ये मनीला में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और चीन की राजधानी बीजिंग। और तिब्बत की राजधानी लहासा। तो ये चारों के चारों देश हैं जो एशिया महादेश के देश हैं, तो आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है, आप देखिए लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? मतलब ये चार जो ऑप्शन दिए, इस चारों ऑप्शन से आपको ये बताना है कि लास्ट सपर एक चित्र था, वो किसने बनाया था। तो आप देखिए इसे माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंसी, पाब्लो पिकासो और रेम्ब्रांट। तो इसे बनाया था लियोनार्दो दा विंसी। इनकी एक और फेमस जो चित्र थी वो था मोनालिसा। तो आपसे एक प्रश्न भी पूछता है, कई सारे एग्जाम में आपको देखे होंगे, आप जो एग्जाम में बैठते होंगे तो मोनालिसा की पेंटर का नाम या चित्रकार का नाम पूछता है, तो लियोनार्दो दा विंसी, ये इटली के रहने वाले थे। ये आपका माइकल एंजेलो, ये भी इटली के थे, ये भी एक फेमस चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो भी एक बहुत ही फेमस चित्रकार थे, ये थे स्पेन के रहने वाले। और जो रेम्ब्रांट थे वो भी चित्रकार थे, और वो जो थे आपको नीदरलैंड के रहने वाले। नीदरलैंड को हम लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। इटली के बारे में बोला तो इटली की राजधानी रोम। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देंगे, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो आप ऑप्शन देखेंगे, उदयपुर है, थार मेला है, कुंभ मेला है, पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला जो कि कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। तो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर मेला में लगता है। ठीक है, आप जानते हैं कि पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वो कहाँ है? पुष्कर में ही। ठीक है, राजस्थान के पुष्कर में। कुंभ मेला भारत के चार जगह पे कुंभ मेला लगता है प्रत्येक 12 साल पे। आप में जिसमें प्रयागराज, जिसे हम लोग इलाहाबाद उसका पुराना नाम था, आपका हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ठीक है, थार तो जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है?
तो देखिए, ये स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन के लिबर्टी द्वीप पे ये स्थित है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन लिबर्टी द्वीप ये स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है एक्चुअली 4 जुलाई 1776 ईस्वी, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को आज़ादी मिली थी। और ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था, इसे उपहार में दिया था किसने? फ्रांस ने उपहार में दिया था किसे? अमेरिका को, यूएसए को। ठीक, यूएसए की जो राजधानी थी है वो वाशिंगटन डीसी है, जहाँ पे ये आपको विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। न्यूयॉर्क में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय, पेरिस है फ्रांस की राजधानी। जेनेवा ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबका मुख्यालय है जेनेवा में। लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920, उसका भी मुख्यालय जेनेवा में था। 19 नंबर पढ़ेंगे आप, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान की जो राष्ट्रीय पोशाक है वो किमोनो है। अब हम लोग जापान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। जापान जो है एशिया महादेश में स्थित देश है। ठीक है, इसकी राजधानी टोक्यो है और टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पे स्थित है, और जो कि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी द्वीप है होन्शु द्वीप। जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, आपसे पूछा जाएगा कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ के थे शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्वविद्यालय कहाँ है? वो आपका जापान के टोक्यो में है। चलिए, इतना चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो ये आपको ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के बारे में हम लोग समझेंगे। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है। वहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। ठीक है, ब्राज़ील में ही अमेजन का जंगल पाया जाता है जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे 20% ऑक्सीजन की प्राप्ति हमको अमेजन के वन से प्राप्त हो जाते हैं। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उत्तरी अमेरिका महादेश का एक देश है मैक्सिको। आप मैप में देखते होंगे तो अमेरिका के जस्ट नीचे बगल का ही देश है, अमेरिका के पड़ोसी देश है ये। इटली यूरोपियन देश है, यूरोपियन कंट्री है। तो इसकी राजधानी कहाँ है? ये रोम है। अभी हम लोग पढ़े थे लियोनार्दो दा विंसी, ये इटली के ही थे। और पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी लीमा है। तो ये आज का प्रश्न जो सेट है वो समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन का एंजॉय कर रहे होंगे और आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। और एग्ज़ाम में शामिल होने के पहले इस वीडियो को एक बार अवश्य आप रिवीजन के तौर पे देखेंगे। आपको इससे अधिक लाभ जरूर मिलेगा। तो वीडियो को कृपया अंत तक देखने का प्रयास करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।